राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश मना न कर दे। क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखता था, तो वहीं सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रही। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा में जा रही थी। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहां मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत जरूर कर रहे होंगे। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय सहन नहीं कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको किसी के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना तय हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज की, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। 3 अगस्त की तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसीलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण तीसरी मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती थी। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई खुलवाने को। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज्यादा धन लाभ देने का वायदा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी।
पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया। ये पहली बार था कि राजेश, जानू कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे, आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज़। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही होती है। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं नहीं पता चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही होती। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में एक भूत थी। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह के लिए ये एक अजीब और रहस्यमय मामला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुमित्रा कौन थी और कैसे उसका नाम और पहचान राजेश की जिंदगी में आई। एक लड़की जो न कभी कॉलेज में थी और न ही उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी थी, कैसे राजेश से शादी कर सकती थी। रणदीप ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दी और उसे निर्देश मिला कि वह इस मामले की गहराई से जांच करे। राजेश का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, खासकर उसके माता पिता। राजेश का भाई रोहित अपने भाई की इस रहस्यमयी मौत से स्तब्ध था। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी भाभी सुमित्रा कौन थी और क्यों उसका कोई अता पता नहीं था। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह ने राजेश के कॉलेज के कुछ दोस्तों से बात की। उन्होंने भी सुमित्रा का जिक्र किया, पर कोई भी यह नहीं बता पाया कि वह किस परिवार से थी या कहाँ रहती थी। सबने उसे राजेश के साथ देखा था, लेकिन सुमित्रा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये पूरा मामला और भी उलझता जा रहा था। रणदीप ने फैसला किया कि उसे उस होटल में वापस जाना होगा जहां राजेश और सुमित्रा ठहरे थे। उसने कसौली के कसौली पैराडाइज होटल का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने होटल के मैनेजर से दोबारा बातचीत की। मैनेजर भी इस मामले में बेहद चिंतित था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि राजेश की मौत से उसका होटल बदनाम हो सकता है। रणदीप ने फिर से कमरे नंबर 308 का निरीक्षण किया। वह अपने साथ फॉरेंसिक टीम भी लाया था, ताकि कमरे में किसी तरह के सुराग ढूंढे जा सके। फॉरेंसिक टीम ने कमरे का हर कोना छान मारा, लेकिन कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वहां कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद था। हालांकि कमरे के एक कोने में फॉरेंसिक टीम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां की दीवारें बेहद ठंडी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो। टीम ने उस जगह पर एक विशेष कैमरा लगाया जो इंसान की आंखों से छिपी चीजों को भी कैद कर सकता था। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग ने सभी को चौंका दिया। रिकॉर्डिंग में एक धुंधली छवि दिखाई दी जो सुमित्रा की थी। वह छवि धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन यह साबित कर गई कि वहां कुछ अजीब जरूर था। इस घटना के बाद रणदीप का संदेह और बढ़ गया। उसने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करने का फैसला किया। उसने पाया कि कमरा नंबर 308 पहले भी कई बार रहस्यमयी घटनाओं का गवाह बना था। लगभग 10 साल पहले उसी कमरे में एक नवविवाहित जोड़ा रुका था और अचानक उस महिला की मौत हो गई थी। उसके पति ने दावा किया था कि उसने अपनी पत्नी को एक छाया से बात करते हुए देखा था और उसके बाद वह छत से कूद गई थी। उस घटना के बाद होटल के उस कमरे को बंद कर दिया गया था और रेनोवेशन के बहाने उसे कभी खोला नहीं गया था। लेकिन राजेश और सुमित्रा के जिद करने पर मैनेजर ने वह कमरा खोल दिया।
रणदीप अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि सुमित्रा की आत्मा उस कमरे से जुड़ी हुई थी और वह आत्मा शायद ही किसी को चैन से जीने देती। वह वापस शहर में लौटा और उसने राजेश के परिवार को इस बारे में बताया। परिवार को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि सुमित्रा वाकई एक भूत हो सकती है।